अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल मेहमान जो एसडीपीआई कुर्ची असेंबली के तरफ से आए हैं, साकिब अहमद पटेल साहब। आपका स्वागत है वाइस प्रेसिडेंट। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। साकिब अहमद पटेल साहब लंबे समय से सिटीजन्स के राइट्स, सोशल इश्यूज पे बहुत सारे मुद्दों पर अपनी आवाज़ भी उठाते रहे हैं, जिनकी सोशल इश्यूज पर एक गहरी पकड़ है। सीधे अब सवाल पूछते हैं एसआईआर के रिगार्डिंग। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। साकिब सर, हम आपसे डायरेक्टली एक सवाल पूछते हैं, ये एसआईआर क्या है, क्यों किया जाता है और 2002 की ही लिस्ट से क्यों आज के वोटर्स को लीक किया जा रहा है? क्या इसके पीछे का रीजन है? मोहम्मद जुनैद भाई, जैसे आपने अभी बताया कि एसआईआर का फुल फॉर्म स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हैं, तो ये एसआईआर की जो शुरुआत होती है ये बिहार से होती है। बिहार के अंदर इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर किस तरीके से रिवीजन किए जाते हैं। जिससे भी एसआईआर के नाम पर ही किया जा रहा है, ऐसे ही मल्टीपल रिवीजन्स है। कभी समरी रिवीजन्स आते हैं, बाई इलेक्शन रिवीजन्स आते हैं। ऐसे रिवीजन्स जो है हर साल के एतबार से या 20 साल के एतबार से किए जाते हैं। तो अब तक पूरे देश के अंदर कभी भी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया गया। और जो बोलते हैं कि भाई 2002 का रेफरेंस क्यों लिया जाता है, 2002 के हिसाब से ही क्यों बोला जाता है, तो 2002 के अंदर हमारा स्टेट, हर एक स्टेट का जो है डिफरेंट है। कर्नाटक के अंदर जो है 2002 के अंदर लास्ट इंटेंसिव रिवीजन होकर, जैसे मैं आपको बोला मल्टीपल रिवीजन्स है, वैसा ही इंटेंसिव रिवीजन जो है 2002 में किया गया था। तकरीबन 20 साल के अंदर वो रिवीजन किया जाता है। इसीलिए हम लोग जो है 2002 के रेफरेंस से अपना जो है मैपिंग कर रहे हैं। और एसआईआर क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे दो रीजन है। एक जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है, एक उसके पीछे का असली रीजन। तो ये गवर्नमेंट जो बोल रही है वो ये बोल रही है कि भाई हम लोग जो है ये रिवीजन करने का मकसद हमारा वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन करना। हमारी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट वोट्स है, बहुत सारे फेक वोट्स है, उन वोट्स को डिलीट करना, उन वोट्स को हटाना, उनका एक मकसद। ये कौन बोल रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी। लेकिन हम लोग जब इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हमें ये मालूम पड़ता है ये कुछ भी नहीं बल्कि बैकडोर एनआरसी सीए है। क्योंकि इसके अंदर भी सेम जिस तरीके से सीए एनआरसी के अंदर हमें डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर एक अपना जो है वेरिफिकेशन करना था, अपना प्रूफ देना था, इसमें भी वो लोग जो है एसआईआर के नाम पर हमें जो है डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन के ऊपर लेकर जा रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एसआईआर इज नथिंग बट द सेकंड फेज ऑफ सीए एंड एनआरसी। एसआईआर इज नथिंग बट बैकडोर एनआरसी। जिस चीज को वो लोग सामने से लाना चाह रहे थे, उसको वो लोग अब क्या कर रहे हैं, पीछे से लेकर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। अभी आ तो गया है, उसको कुछ नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर फॉलो ही करना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 2002 के लिस्ट में हमारे पेरेंट्स का अगर नाम नहीं है, दादा दादी का नहीं है, नाना नानी का नहीं है, हमारा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे एलिजिबल वोटर्स नहीं थे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको वही एसआईआर के अंदर क्या है करके थोड़ा अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। ठीक, एसआईआर में क्या किया जा रहा है, तो मैपिंग किया जा रहा है। अगर मेरा वोट 2002 में था और 2025 में भी है, तो वो दोनों वोट मेरा कहाँ पर था, किस जगह पर था, वो दोनों को मैप किया जा रहा है। उसी के अंदर और एक कंडीशन क्या है, अगर मेरा वोट नहीं था, मेरे अब्बा का वोट था या अम्मी का वोट था, उनके जरिए से भी मेरा मैपिंग किया जा रहा है। अभी आपका सवाल जो था कि भाई अगर मेरे अब्बा अम्मी या मेरा खुद का तीनों ही अगर वोट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी का भी वोट मेरे पास नहीं है, तो वैसे लोग जो है उनको फिलहाल में इस फेज में कुछ करने के लिए नहीं है। जो फेज 2 रहेगा हमारा एनिमेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेसर, उस पर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए जो है फेज 3 में जब उनको नोटिस इशू होगा, जिस भी पार्ट नंबर या जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो अपना वोट डालते हैं, वहाँ के जो उनके पार्ट नंबर के बीएलओ है, वो उनको नोटिस इशू करेंगे कि भाई आप जो है अपना डिटेल्स को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, आप अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो अभी जो ये एसआईआर के नाम पर जो चल रहा है, वो जस्ट ये देखेंगे कि आपके पास 2002 के लिस्ट में जो है नाना नानी दादा जी का रेफरेंस है या नहीं, बस वही देख के सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को। हाँ, वो देखकर अभी फिलहाल में गवर्नमेंट सबमिट होगा जी। अगर किसी का नहीं है या फिर किसी का कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है, कुछ एनोमलीज है, जैसे कि नाम का चेंज,
एज का कुछ बीच में सेगमेंट में चेंज आ रहा है, एज गैप में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो वैसे टाइम पर भी नोटिस इशू होगा। तो सेम इनके पास अगर इनके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनको भी नोटिस इशू होगा। इनको क्या करना होगा, उसके बाद अपने बीएलओ के पास जाकर उनको प्रूफ करना होगा। सबसे पहले तो उन्हें ये देना होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स, जो टोटल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 12 डॉक्यूमेंट्स आकर है, उन 12 डॉक्यूमेंट में से अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट में वो प्रूफ करेंगे तो उनका जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन्हें जो है एक उनका हियरिंग होगा, यहाँ पर जाकर ईआरओ के पास जाकर हियरिंग के अंदर को जाकर बोलना है कि किस वजह से उनके पास वो डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो सर ये और एक बात, एक कंफ्यूजन राइज होता है, अगर डॉक्यूमेंट भी है कुछ लोगों के पास लेकिन माइनर स्पेलिंग का करेक्शन है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, डीओबी के अंदर मंथ का डिफरेंस आता है, तो उस वक्त में क्या प्रोविजंस वहाँ पे फॉलो किया जाता है बीएलओ के द्वारा, या तो फिर अपनी सरकार जो है उस पे क्या प्रोविजंस ले? तो फिलहाल में गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको जो है एनोमलीज में डाल रही है जी। मतलब अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का एज गैप है, या फिर किसी का थोड़ा लेटर्स का डिफरेंस है, तो उस टाइम पर वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको नोटिस इशू करेंगे। सेम वो पूरा वेरीफाई कर वो क्या कहेंगे बोले तो, नहीं भाई आपका जो है यहाँ पर नेम में डिफरेंस है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, आपको क्या करना है बोले तो आकर वो जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को प्रूफ करना है। सेम जैसा फेज 3 में जो नोटिस इशू होगा, नोटिस इशू होने के बाद आपको वहां पर जाकर आपको अपना, जैसे भी मेरे अब्बा में और मेरे नाम में एक डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा प्रूफ वहां पर, मैं मेरे अब्बा के 2 बेटे, उसमें से मैं एक, तो मेरे इसमें एक लेटर का डिफरेंस है, एक ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए क्या है, एफिडेविट। अगर मेरे नाम में कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस है, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, मैं जाकर लोकल हमारे लॉयर से कांटेक्ट कर एक एफिडेविट बनाऊंगा कि भाई मेरा नाम जो है पहले साकिब अहमद था, अब मेरा नाम साकिब अहमद पटेल हो गया है। तो वो भी एक प्रूफ अटैच करके दिखा सकते हैं। यस यस। और एक सवाल है साकिब भाई, क्या कोई ऑनलाइन प्रोसीजर है, क्या हमारा मैपिंग हुआ है इसको वेरीफाई करने के लिए, क्या हमारे एसआईआर में जो एनुमरेशन फॉर्म भी फिल हो रहा है तो वो क्या सही है, फ्यूचर के अंदर अगर हमें उसको निकाल के देखना है तो क्या वहाँ पे ऐसे कोई प्रोविजंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, हम खुद से उसको वेरीफाई कर सके? इसके अंदर पहले तो एन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो रहेगा हमारा, ये 2 टाइप का है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। कहाँ पर, ऑनलाइन के अंदर। अभी ये स्टार्ट है कर्नाटक में? नहीं अभी नहीं, 30 तारीख से स्टार्ट होगा, 30 जून से स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन भरने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, मोबाइल नंबर पे आपको उसका पूरा डिटेल्स भी आता है। सेम जिस तरीके से ऑनलाइन फिल करने पे आ रहा है, उसी तरीके से ऑफलाइन भी जब आपके बीएलओ आपका फॉर्म को फिल करेगा, आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आपका ये फॉर्म जो है इनको रिसीव हो गया है, उसका एक रेफरेंस नंबर है करके। फिर आप जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर ट्रैक योर स्टेटस पे जाकर अगर सर्च करेंगे, उस रेफरेंस नंबर को आप वहाँ पर टाइप करेंगे, तो आपको पूरा आपका स्टेज कहाँ पर है, आपका कहाँ तक गया है, कितना उसका अप्रूवल पेंडिंग है, वो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। सही। साकिब सर से अब हम और एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। साकिब सर ये बताइए, अगर कोई दरवेशी है, कोई देवदासी है, जिनके पेरेंट्स के रिलेशन कोई है ही नहीं, तो आप कैसे उनको प्रूव करने पे आप मजबूर कर सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स आप उनके पेरेंट्स से मांग सकते हैं? क्या इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई एक स्पेशल प्रोविजन बना रखा है कि देवदासी के लिए, जिसमें ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा इस एसआईआर? तो जैसे आपका अभी सवाल था कि भाई ऑर्फन्स के लिए, होमलेस पीपल्स के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रोविजन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो भी ये ऐड किया गया है। अगर कोई ऑर्फन है तो जहाँ पर भी पेरेंट्स की डिटेल फिल करना है, वहाँ पर उनका जो ऑर्फनेज है, जहाँ पर वो जिस ऑर्फनेज में वो लोग रह रहे हैं फिलहाल में, वो डिटेल्स उनको वहाँ पर फिल करना है। उसके साथ साथ अगर किसी ने उनको अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्ट करने के बाद वो जो है उनके क्या हो गए, लीगल गार्डियंस। तो उस फॉर्म के अंदर गार्डियंस के इंफॉर्मेशन के जरिए से भी हम लोग जो है उनका पूरा मैपिंग कर सकते हैं। और उसी तरीके से होमलेस पीपल्स के लिए भी अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड होकर है, तो बीएलओ को क्या करना है, वो शख्स कहाँ पर रहता है, अगर किसी उनका जो भी टेंट है या फिर जो भी झोपड़ी में वो रहते हैं, वो उसका लोकेशन पे जाकर चेक कर हाँ भाई आपका घर इधर है, आप इधर रहते हो, उसका वेरिफिकेशन कर उसके जरिए से जो है उनको उनका मैपिंग करना है। और एक बात बहुत चल रही है
ये मुसलमानों में इतना इसका खौफ क्यों है? क्या ये खौफ को पैदा किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसा रियलिटी है जो ऐसा खौफ पैदा होने पे मजबूर हो? और क्यों इस पे हिंदुओं का उतना जोर नहीं है? क्या उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है या फिर उनके इससे कोई मतलब नहीं है? इसका सवाल का सबसे बड़ा जवाब तो यही है कि जब भी कभी एक बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ आती है तो वहाँ पर हमें एक क्लियर इंटेंशन मिल जाता है कि भाई ये जो है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो अपना क्या बोलते हैं उसको माइग्रेट होते हैं एक विलेज से दूसरे विलेज पर, कोई काम के सिलसिले पर, कोई एजुकेशन के सिलसिले पर, ऐसे जो है सब ये जो माइनॉरिटीज़ जिसकी माली हालत कमज़ोर है वो लोग ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं। पहला रीज़न तो वो। दूसरा जो ये मुसलमानों को दलितों को जो एक टेंशन है यही कि भाई हमारा जो नेम है कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर है, और ये मिस्टेक की वजह से वो लोग जो है आने वाले वक्त के अंदर हमें जो है कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे CAA NRC हम लोग के सामने एक पॉइंट आकर था, CAA NRC के अंदर सिटीजनशिप किसको नहीं था? मुसलमानों के लिए नहीं था। जब कोई और कम्युनिटी का है, कोई अगर हिंदू का कम्युनिटी का है तो उनके लिए क्या ऑप्शन था वहां पर कि भाई हम आपको जो है सिटीजनशिप आप देंगे हम आपको। इसीलिए सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट। हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग डॉक्यूमेंट में एक बहुत बड़ा फेलियर। उसके बाद सेकेंड चीज जो है अवेयरनेस। हम लोग के पास उसको फाइट करने के लिए अवेयरनेस कितना है, हम लोग उसके लिए कितना रेडी है, वो हमारे लिए एक सवाल। आज मुसलमान पैनिक होने का रीजन वही है। गवर्नमेंट का काम है वो तो बहुत सारे ऐसे हमारे पे काला कानून लेके आएगी, लेकिन हम लोग अगर उसको फाइट करने के लिए रेडी है तो उसको ज्यादा कोई बड़ा टेंशन नहीं है। इसीलिए अब जैसे हम लोग HDPI की तरफ से भी बाकायदा पूरे स्टेट के अंदर जहाँ कहीं पर भी पार्टी का वजूद है वहां पर हम लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई SIR कोई बहुत बड़ा हमारे लिए ये नहीं है, डर नहीं है हमें। हम जो है इसको भी आराम से फाइट कर सकते हैं, इसके खिलाफ भी हम लोग जो है आसानी से लड़ सकते हैं। बात है सर, अभी पूरे लोगों को चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पर्टिकुलरली मुसलमान हो, इनके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं? क्या उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी लगते हैं SIR के दौरान जो BLO को प्रोड्यूस करने होते हैं? तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो डॉक्यूमेंट्स, जो रेफरेंसेस, जो 12 रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बारे में कुछ बताइए इसका। इसके अंदर डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करना है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक एज ग्रुप सेट किया गया है। विदाउट एज ग्रुप हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो 3 एज ग्रुप है। पहला एज ग्रुप है जिसकी पैदाइश जो भी शख्स 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होकर है, उनको जो है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। जो भी हमारे 12 डॉक्यूमेंट से 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट उनको देना है। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में आती है, उन लोगों को जो है 2 डॉक्यूमेंट देना है। एक सेल्फ खुद का, उसी के साथ साथ उनके पेरेंट्स या फिर अब्बा या अम्मी का। उसके बाद आता है थर्ड, जो भी शख्स 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होकर है, उनको 3 डॉक्यूमेंट देना है। एक खुद का, एक अब्बा का, एक अम्मी का। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इसकी आपको जो है एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। 12 डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास एक फोटो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इसी के अंदर जो है वहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके अंदर लास्ट टाइम में बिहार के अंदर जब SIR हुआ, वहाँ पर कोर्ट में केस फाइल करने के बाद एक पिटीशन डाला गया कि भाई हमें जो है आधार कार्ड को भी कंसिडर करना पड़ता। इससे पहले 11 डॉक्यूमेंट्स थे। एज ए 12th डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को भी इंक्लूड करना, क्योंकि बिहार में जब फाइट हुआ उसके बाद आधार कार्ड को भी ऐड करके है। तो टोटल आधार कार्ड है, उसके अंदर पासपोर्ट, पेंशन ऑर्डर्स और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। मैं आपको उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, आप उसे जो है स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। साकिब अहमद पटेल साहब ने एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी है। इन्होंने कहा है कि SIR से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो पैनिक मत कीजिएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं वो 10 बार यही सवाल पूछते हैं कि हमारा क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, सबको इसमें रहने का अधिकार है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि साकिब अहमद सर ने भी कहा, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे, बस जैसे कि 1987 से पहले जो पैदा हुए उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। स्पेशली जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं वो इसको याद रखिएगा, बस एक ही डॉक्यूमेंट काफ़ी है। और सेकंड कैटेगरी वालों को 2, थर्ड कैटेगरी वालों को जो अभी के जो जेनजी बोलते हैं उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट, वो तो ऑब्वियसली मिल जाएंगे। इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैं और एक चीज ऐड करना चाहूँगा। इसके अंदर क्या है बोले तो ये
जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सबसे बड़ा हमारे डर क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कब करना है वो भी हमारे वास्ते एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी। जैसे यार का फेज 1 के अंदर हम लोग बीएलओ के मोबाइल के अंदर जो है तो मैपिंग की है। सेकेंड जो फेज अभी आने वाला है 30 जून से, उसके अंदर हमें जो है एन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा उसके अंदर नोटिस इशू होगा। जिस किसी को नोटिस इशू होगा सिर्फ उनको ही डॉक्यूमेंट दिखाना है, हर किसी को डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। और नोटिस इशू होने के पहले भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका आकर कोई आपको डराए या आपको धमकाए कि नहीं भाई आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं आपको वो भी एक पेज दूंगा, उसके अंदर वो क्लियरली मेंशन करके है अगर आपको नोटिस इशू होता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, तब तक के लिए आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना। अच्छा सर, इसी पे एक और एक सवाल उठता है, अगर समझे कोई भी नोटिस इशू हुआ, ऐसा एक इंसान निकल भी गया, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, जिसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला, तो उसके लिए क्या हो सकता है इन फ्यूचर? उसके लिए अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो उसका अभी देखना कैसा है, क्योंकि अब तक उसके बारे में कुछ प्रोविजन देकर नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर किसी का कुछ नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में उसको नॉन सिटीजन कंसिडर करेंगे पहले तो, कि भाई इसके पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है घर पे। एज ए नॉन सिटीजन उसके ऊपर जो भी चीजें लागू करना है वो लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई भी शख्स अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर पाया, अगर कोई भी अपना जो है मैपिंग नहीं कर पाया, तो उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो रहेगा वो यही रहेगा कि वो उसका वोट जो है डिलीट हो जाएगा। उसको वोट करने का जो अधिकार है उसका उसके पास से छीन लिया जाएगा। अब उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, हमारा एक प्रेडिक्शन क्या है बोले तो, जिसके पास वोटर आईडी नहीं है वो इंडियन सिटीजन नहीं है। उस वे में जो है हम लोग धीरे धीरे नए नए कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया साकिब पटेल साहब हमारे साथ बने रहने के लिए और लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए एसआईआर की रिगार्डिंग, जो लोगों के अंदर जो एक डराने की कोशिश भी चल रही है उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप भी सेफ हैं, लेकिन सेफ हैं इसलिए आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही तरीके से बना के रखिए और जब बीएलओ आए उनसे कोऑपरेट कीजिएगा। बीएलओ अपने ही मोहल्ले के होते हैं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो इंफॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साकिब सर हमारे वॉइस ऑफ इंडिया चैनल पर।